नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑली बोर्ड लाइव मॉक एसएससी सीजीएल टीयर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये आपका 8 और 9 तारीख को होगा। 9 तारीख को ध्यान दें, फाइनल भी है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है कि इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो स्टेटमेंट में दिया है कि सर्कम सेंटर जो है वो ट्रायंगल के बाहर होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, जो कि सरासर गलत है। दूसरा दिया है कि सर्कम सेंटर जो है वो इनसाइड द ट्रायंगल होगा अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये पार्ट भी गलत है। तीसरा है कि सर्कम सेंटर जो है आपका कहाँ पे होगा, ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर होगा अगर ये राइट ट्रायंगल है, ये बात सही है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, तो ओनली सी आ गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि आखिर ये कैसे हुआ, तो चलिए हम आपको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमने ना यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल बनाया है। एक आपका एक्यूट ट्रायंगल होगा जिसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगा जिसे हम अधिकोण त्रिभुज बोलते हैं, और एक होगा आपका राइट एंगल जिसे आप समकोण त्रिभुज बोलते हो। ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया। अब आपको समझना है कि जब भी एक्यूट ट्रायंगल होगा ना, इसमें सर्कम सेंटर जो होगा ना वो इनसाइड द ट्रायंगल होगा, इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, जब अधिकोण त्रिभुज होगा ना, तो इसमें जो सर्कम सेंटर होगा वो क्या होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। मान लें इधर हो गया, ये हो गया आपका आउटसाइड द ट्रायंगल। और जब हम ए देखेंगे, राइट ट्रायंगल देखेंगे ना, तो राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होगा ना, या जिसे आप कर्ण बोलते हो, उसका जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ना, ये वाला होगा आपका क्या, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, तो इसमें तो पता चल गया कि सर्कम सेंटर जो है आपका क्या है, ट्रायंगल के ऊपर है। एक और बात ध्यान देना है कि राइट ट्रायंगल में ये जो पॉइंट है ना, जहां पे दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ये होगा आपका ऑर्थो सेंटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर भी जो है आपका वो क्या होता है, इनसाइड ऑन द ट्रायंगल होता है। इनफैक्ट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स है ना, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, वो होता है आपका ऑर्थो सेंटर। अच्छा, आपके दिमाग में तो सवाल आ ही रहा होगा कि इसमें इनसाइड द ट्रायंगल, इसमें आउटसाइड द ट्रायंगल क्यों हुआ। तो ये समझने के लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब देखिए, जो सर्कल है इससे सर्कम सेंटर आएगा। सर्कम सेंटर क्या होता है, ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स सर्कल का जो तीनों वर्टेक्स है, इससे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। ऐसे करके, सर्कल तो नहीं हो लेकिन मान लीजिए ये सर्कल है, और इस सर्कल का जो सेंटर होता है ना, उसी को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो ये सर्कल हुआ, इसका ये सेंटर है। अब इस ट्रायंगल के ऊपर, ट्रायंगल सर्कल के ऊपर कोई भी हम 3 पॉइंट लेंगे, और इस 3 पॉइंट को मिला के अगर हमने ट्रायंगल बनाया, उसके लिए सर्कम सेंटर यही पॉइंट रहेगा। आप ध्यान से देखिए, न्यूनकोण बनाने के लिए क्या चाहिए, जैसे ये आपने कॉर्ड लिया, तो अब जो ऑपोजिट जो पार्ट है ना, ऑपोजिट सेगमेंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेके अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं ना, ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका, न्यूनकोण हो गया। न्यूनकोण ट्रायंगल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हो आप ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस नहीं, एक्यूट ट्रायंगल। इस केस में दिख रहा है कि ये जो सर्कल है, ये जो सेंटर है, ट्रायंगल के अंदर आ गया है। दूसरा जो है, अगर आपको मान लीजिए बनाना है राइट ट्रायंगल, तो हमें पता है कि राइट ट्रायंगल बनाने के लिए जो बेस है या फिर एक जो साइड है, वो सेंटर से गुजरना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका क्या, डायमीटर भी है, और इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि राइट जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में एंगल होता है 90 डिग्री। इसलिए इसका नाम अगर हमने रख दिया पी क्यू आर, तब आपको क्या पता चल रहा है कि अच्छा, यहाँ पे जो एंगल है ये कितना हो गया है, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्या, समकोण त्रिभुज। मेन जो पॉइंट है ना, अभी हम आते हैं। एक बात बताइए, अधिकोण ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, या फिर ऑब्ट्यूस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, कि एक जो एंगल है, ये एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए, हमें ये पता है कि सर्कल के केस में जो सेंटर पे एंगल बनता है, एक मिनट, हाँ, सर्कल के केस में अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है, इसका आधा बनाता है आपका सर्कमफेरेंस पे। मतलब सर्कमफेरेंस पे अगर थीटा है तो सेंटर पे कितना होगा, 2 थीटा होगा। अगर ये अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज में एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये तभी पॉसिबल है जब सेम कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाए ना, ये आपका एंगल कितना हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री का डबल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा हो। तो अब ये जो सिनारियो हुआ, ये अधिकोण त्रिभुज वाला सिनारियो होगा। बोलोगे ऐसा कैसे, यहां से अगर हम ऐसे करके ये एंगल देख रहे हैं, ये वाला पार्ट एंगल, तो देखिए ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है आपका, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। समझ गए, अगर ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है,
तो यहाँ पे जो एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, समझ गए, क्योंकि इसका आधा होगा, अगर कोई 180 से भरा है तो इसका आधा जो है 90 से भरा होगा। अब ये हो गया अधिकोण त्रिभुज या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जो ये सेंटर है सर्कम सेंटर, ये ट्रायंगल के बाहर आ गया। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए बी सी एक काम को 4, 8 और 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है। 2 दिन के बाद ए एंड बी ने काम छोड़ दिया, सी बाकी के काम को अकेले करता है। आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा सी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आपने किया होगा, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसमें। ए 4, ए 8 और ए 10 दिन में एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो टोटल वर्क आ जाएगा। ये कितना है आपका 40। ए का इफिशियंसी कितना हो गया 10, बी का 5 एंड सी का, तो टोटल कितने काम करना है 40 यूनिट काम करना है। स्टार्ट में ये तीनों मिलके 2 दिन तक काम करते हैं, तो 10, 5, 15, 4, 19, 19 इंटू 2। फिर ए एंड बी ने छोड़ दिया, बचा कौन, बस अकेला बचा सी। सी मान लेते हैं कि एक्स डे काम करेगा, तो 4x का वैल्यू कितना आ रहा है 2, x का वैल्यू आ गया 1/2। तो सी को और हाफ डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में। अगला जो क्वेश्चन है इसमें tan 2a का वैल्यू, tan 70 का वैल्यू 2a दिया है, फिर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ए एक्सप्रेशन देखते ही, जैसे हमने लिखा है tan 290 डिग्री माइनस tan 340 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 290 डिग्री इंटू tan 340 डिग्री, यही लिखा है ना। ये देखते ही आपके माइंड में आएगा, अरे ये तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan इंटू tan b दिया है, इसको हम tan ऑफ a माइनस b लिख सकते हैं, बोल के भी लिख सकते हैं। 290 डिग्री माइनस 340 डिग्री, यहाँ से समस्या क्या है, ए आ गया tan 50 डिग्री माइनस में, तो माइनस tan 50 डिग्री। अब जब आपने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया तो माइनस tan 50 आ गया, लेकिन आपके पास जो वैल्यू है tan 70 डिग्री का है। इसका मतलब इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, जो दूसरा तरीका है, जैसे ये जो tan 290 डिग्री है ना, tan 290 डिग्री को हम ये लिख ही सकते हैं। ये लिखा हुआ है tan 270 डिग्री प्लस 20 डिग्री, एंड tan 270 डिग्री प्लस 20 हो जाता है माइनस कॉट ना, ये माइनस कॉट 20 डिग्री हो गया। वहीं दूसरा जो tan 340 डिग्री है, इसको हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan 360 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये आ जाएगा आपका माइनस tan 20 डिग्री। बस समझ गए, हो गया। तो जो इसका वैल्यू है और कितना हो जाएगा, जैसे tan 290 डिग्री का वैल्यू है माइनस कॉट 20 डिग्री, कॉट 20 का वैल्यू 2a, तो ये आ गया माइनस 2a, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 1/2a। सब चीज़ क्लियर है। अब जो आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। tan 290 डिग्री, ये तो हो गया माइनस 2a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2a, डिनोमिनेटर है 1 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा ना, सीधे आ जाएगा आपका क्या 1। ऊपर आ रहा है 1 माइनस 4a स्क्वायर, नीचे है 2a। ऐसा कोई ऑप्शन है 1 माइनस 4a स्क्वायर बाई 2a, आ गया ऑप्शन नंबर 1, यही सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं फिर। एक मिनट, 2a नहीं, 2a एंड 2a 4a हो जाएगा यहाँ पे 4a, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता तो प्लस की जगह माइनस आ जाता। आगे चलेंगे। 54 में जैसे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे दिया है आपका 4a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2b माइनस 6, एंड इसका वैल्यू कितना है 3/4। क्वेश्चन में ये दे दिया है कि a इज टू बी है ना, a 3/2 है, तो हमें बताना है a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। अगर a इज टू बी 3/2 है तो आप a को आराम से 3x एंड b को 2x मान सकते हो। a प्लस बी 5x आ जाएगा। यहाँ पे जो भी है ना न्यूमरेटर सब 5 का ही मल्टीपल है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। 4×3 = 12x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 6 इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और बच्चों 48, 48x प्लस 12 इक्वल टू आ गया है 12x माइनस 18। यहाँ से देखेंगे तो 36x का वैल्यू आ रहा है माइनस, अच्छा ये 18 है, माफ़ कीजिएगा, माइनस 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया -5/6, यही है ना। हाँ चलो ठीक। तो जो a प्लस बी आपको चाहिए था, a प्लस बी का वैल्यू कितना है 5x, तो आ गया है -25/6। सही आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। 54 में दिया हुआ है कि एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस है आपका ट्रायंगल, एंड इसका साइड दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ प्रिज्म है 13 सेंटीमीटर, वॉल्यूम भी दिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है।
तो जब भी हम प्रिज्म का वॉल्यूम निकालते हैं, ए आपका होता है एरिया ऑफ बेस। तो सबसे पहले आपको बेस का एरिया निकालना है। बेस कैसा भी हो सकता है पॉलीगन, हमें उसका एरिया निकालना है और इसमें हमें हाइट से गुना करना होता है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। कभी कभी आपसे CSA ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं। तो जब हम प्रिज्म का CSA निकालने जाएंगे तो अपने पास क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। तो बेस का पेरीमीटर तो निकालना ही है और इसमें हमें हाइट से गुना कर देना है। समझ गए? अगर मान लीजिए एक केस आ गया, अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म चाहिए तो हमें CSA में 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस। तो ये जो सारी चीजें ये आप ध्यान में रखेंगे। अभी आते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन में तो दे दिया है वॉल्यूम है 3211। अभी बेस का एरिया निकालना है। बेस आपका क्या है, तो हमें पता चला कि बेस जो है ना ट्रेपीजियम है, इसका पैरेलल साइड 11 एंड 15 है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है हमें पता नहीं, तो h मान लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा 1/2 पैरेलल साइड का सम 15 + 11 और h हमें पता नहीं, लेकिन जो प्रिज्म है उसका हाइट क्वेश्चन में दे दिया है। ये कितना है आपका 13। बस स्टार्ट करते हैं। 13 दूना 26 और 13 चौका 52 13 91। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये जो 247 है ना, इसको फिर 13 से भाग देना पड़ेगा। तो 13 एक बार में 13 17 से 19 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 में है, एक कार जो है 46 किलोमीटर जाता है 1/6 ऑफ आवर में, 50 किलोमीटर जाता है 2/3 ऑफ आवर में एंड 25 किलोमीटर जाता है 1/12 ऑफ आवर में। हमें बताना है कि इनका जो स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या होगा। टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रेवल किया है देख लेते हैं। एक 46 किलोमीटर गए, फिर 50 किलोमीटर गए एंड 25 किलोमीटर गए। टाइम कितना लिया, एंड टाइम हो रहा है आपका 1/6 + 2/3 एंड + 1/12। कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर आ जाएगा 6 5 11 5 4 9 5 4 9 2 11 एक बार 121। डिनोमिनेटर में एलसीएम तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे 6 दूना 12 3 चौका 12 तो 8 आ जाएगा और 1 तो 12 गुना 11 आ रहा है ना। 12 गुना 11 कितना हो जाता है 132। तो सही आंसर आ गया 132, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इसमें एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है एंड राइट एंगल वाई पे है, YZ परपेंडिकुलर है XW पे। जो बोल रहा है पहले कर लेते हैं, तो क्या ना वाई पे राइट एंगल है, ए एक्स है ए डब्ल्यू है। वाई से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये है XW पे परपेंडिकुलर। वाई क्या है YZ। XZ का वैल्यू कितना दिया है 5 एंड ZW यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दे दिया है 7। हमें निकालना क्या है, XY का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये देखिए जो XY स्क्वायर है ना, XY स्क्वायर हो जाएगा आपका XZ इंटू XW। ये कितना गया 7 × 5 = 35। XY का वैल्यू 5 एंड 6 के बीच 7 के बीच में आएगा। बेसिकली ये 6 से भी कम आएगा, तो आंसर 5 एंड 7 के बीच में आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आपको याद रखने होते हैं। क्या क्या रिजल्ट है चलिए देख लीजिए। ये सब मान लिया हमारे पास ये क्या है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल में हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ से परपेंडिकुलर का लेंथ हम पी ले लेते हैं। ए लेंथ ए है, ए लेंथ बी है, ए लेंथ सी है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है, ये आपका होता है AB = PC। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एरिया को लिख सकते हैं 1/2 AB एंड 1/2 PC। जो दूसरा रिजल्ट है, ये याद रखना है कि 1/A² + 1/B² का वैल्यू होता है 1/P²। इसको हम इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। चलो वर्टेक्स का नाम रख लेते हैं और ये जो पॉइंट है, अच्छा ABC ना रख के PQR लिख लेते हैं। ए PQR नहीं, XYZ लिख लेते हैं, XYZ, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पॉइंट है इसका नाम हम रख लीजिए M। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। जो तीसरा रिजल्ट है ना, वो बोलता है कि XY का जो स्क्वायर है ना, XY² ये कैसे आएगा। X से स्टार्ट होने वाला 2 साइड आपको और दिख रहा होगा, एक होगा XC और एक होगा आपका क्या XZ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा XC इंटू, या इंटू के प्लेस पे केवल डॉट लिख देते हैं, XZ। ऐसे ही अगर हम पूछे YZ का स्क्वायर क्या होगा, तो Z से शुरू होने वाला 2 और आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा, एक ZC और एक क्या है ZX। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ZC इंटू ZX। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो एक और पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो सरकम रेडियस होगा ना, वो क्या होगा हाइपोटेनियस का आधा, मतलब C/2। एंड जो इन रेडियस होगा, ये होता है आपका A + B - C/2। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें बोला है कि एक मैच है 1 ओवर का, रिक्वायर रन रेट है 11.5, रन रेट 7 है एट द एंड ऑफ 6th ओवर, एंड हमें एक्स का वैल्यू बताना है, केवल इंटीरियर पार्ट बताना है। अगर रिक्वायर रन रेट जो है टू विन द मैच आफ्टर 6th ओवर कितना है, 15। एक बात बताइए, टोटल रन्स कितना होगा? टोटल रन हम बोलेंगे देखो, 1 ओवर का मैच है और हर एक ओवर में आपको 11 पॉइंट कितना चाहिए, 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल रन्स है ये हो जाएगा आपका 11.5x। ये किसके बराबर आ रहा है? पहले 7 ओवर में क्या है, पहले 6 ओवर में 7 का रन रेट है, तो 6 इंटू 7 हो गया, प्लस बाकी कितना ओवर बचा, x माइनस 6 ओवर बचा, और इसमें 15 का रन रेट से आपको स्कोर बनाना है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 11.5x का वैल्यू कितना रहा है, 42 प्लस 15x माइनस 90, तो 3.5x का वैल्यू आ रहा है आपका 48। कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो 48 है, इसको 2 से गुना करके 7 से भाग दे देंगे, 7 नहीं, हाँ 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 6 8 9, ये आ गया आपका 7, ये कितना रहा आपका 14 सत्ते 98, तो 13 सत 96 आ गया ना, तो 14 सत्ते 98 आ जाता है, तो 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हमें बताना है केवल इंटीजर वाला पार्ट बताना है, तो चूंकि ये 14 से कम है तो इंटीजर वाला पार्ट 13 पॉइंट समथिंग में 13 ही है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, 13। समझ गए? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, हमें टेन 2 थीटा बाई 3 बताना। ये जो दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 3 है, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर थीटा 45 है तो टेन 2 थीटा बाई 3 कितना हो जाएगा, 10, 90/3 हो जाता है आपका 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री कितना होगा, 1/√3, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है टेबल, टेबल के वो देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने मूवी देखा है हॉटस्टार पे जुलाई और अगस्त में, वह कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने मूवी देखा है नेटफ्लिक्स पे सितंबर एंड अक्टूबर में। तो पहले हमें हॉटस्टार वाला चाहिए, हॉटस्टार जुलाई एंड अगस्त, ये है आपका हॉटस्टार, जुलाई में 2000 एंड अगस्त में 2500, मिलकर कितना गया, 4500। नेटफ्लिक्स पे चाहिए सितंबर एंड अक्टूबर में, ये नेटफ्लिक्स है, सितंबर में 3 और यहाँ पे 45, तो कितना गया, 7500 गया गया, 15 तिया 45, 15 पचे 75, तो आंसर कितना आ गया है, 60%। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट फ्रैक्शन बिहेव्स द सेम रेशियो टू 1/115 एज 5/6 डज टू 3/23। कहने का मतलब कि आपको बताना है कौन सा विन 1/115 के साथ वही अनुपात देगा जो 5/6 और 3/23 के साथ आता है। तो कैसे कर लेंगे इसको, हमें पता है कि x इज टू 1/115 इसका वैल्यू होना चाहिए 5/6 इज टू 3/23। अब x इंटू 115 का वैल्यू आ गया 5/6 इंटू 23/3, 115 चला गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1/18। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। 62 में भी आपको एक टेबल दिया हुआ है और हमें बताना है कि रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स जो पास नहीं किए टेस्ट को 2015 में, जो पास नहीं किए टेस्ट को 2017 में, तो 15 एंड 17 वाला हमें आंसर चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो पहला वाला पार्ट है टोटल कैंडिडेट जो अपीयर किए हैं, और यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो पास किए हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है। तो 2015 में 60 लोग अपीयर किए जिसमें से पास कितने किए, 40%, तो फेल कितना किया होगा, 60 का 60% फेल कर गया। 2017 में अगर देखा जाए तो 120 लोग अपीयर किए हैं, इसमें से 55% जो लोग हैं वो पास किए, तो 120 का जो आपका 45% लोग हैं ये फेल कर गए होंगे। बल्कि ये भी सही है, परसेंटेज चला जाएगा, 60 से 2 बार में, 2 से 30 बार में, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ये आंसर आया है 2:3 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, इसमें है कि टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेटल सिलेंडर क्या होगा अगर रेट है 10 रुपये पर स्क्वायर फीट एंड डायमीटर है आपका 126 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें सी व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है, तो सी ए से कितना होगा, सी ए से आपका हो जाता है
2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। 2r ही क्या होता है आपका डायमीटर होता है। पाई का मतलब तो 22/7 हो गया। डायमीटर कितना दे दिया है 126 और हाइट कितना है 8। 126 कटेगा क्या 7 से एक बार में और ये 18, ठीक है। तो 22 इंटू 144 ये हो गया है आपका क्या कर्व सरफेस एरिया। तो जो कॉस्ट है कॉस्ट क्या होगा, एक स्क्वायर सेंटीमीटर का कीमत है 10 रुपये, तो आ जाएगा 220 इंटू 144। देख लीजिए जीरो आ गया, 2288 और 88 8 96 22 9 31 31680 आ रहा है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे जैसे ही 80 आया था हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि और तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जिसका लास्ट 2 डिजिट क्या है आपका 8 एंड 0। 64 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है फॉलोइंग फिगर को देखते, के एम ओ का वैल्यू कितना है x डिग्री, ये है के एम ओ, ये है x, एंड के एन ओ का वैल्यू कितना है x माइनस 10। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ x कितना होगा। ध्यान दे ये जो एंगल है आपका कितना है, ये 140 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और बात जो ध्यान देना है कि ये जो 140 डिग्री है ना, ये किसके बराबर आएगा, यह एक एंगल x, दूसरा एंगल x माइनस 10 डिग्री एंड प्लस जो ऊपर का एंगल है 70 डिग्री, इसके बराबर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया 2x का वैल्यू कितना आ रहा है 80 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिग्री। बात समझ गए। आपके माइंड में आ सकता है कि हमने ये वाला स्टेप कैसे लिखा, तो चलिए इसके लिए हम आपको लॉजिक बता देते हैं। मान लिया कि हमने ऐसे करके एक डायग्राम बनाया है एंड ये वाला इधर गया एंड ये वाला इधर गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही पोर्शन वहां पे बनाया हुआ है। इसका हमने नाम रखा है x, ये वाला है आपका a, ये वाला है आपका b एंड ये वाला है c। आपको ध्यान रखना होता है x का वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी। अब कैसे हुआ ये जानना है, तो हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करके आगे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, x को कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमने ऐसे मिटा दिया और हम बोलते हैं कि ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल कितना है अल्फा, ये वाला एंगल कितना है बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना होगा b प्लस, इस एंगल का नाम 1 रखिए, इस एंगल का नाम 2 रखिए। तो अल्फा चूंकि एक्सटर्नल एंगल है तो इसका वैल्यू होगा b प्लस 1, बीटा जो कि एक्सटर्नल एंगल है इसका वैल्यू होगा c प्लस 2। अब अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हो तो कितना आ जाएगा b प्लस सी प्लस 1 प्लस 2। ये जो अल्फा प्लस बीटा है यही आपका क्या था x, b प्लस सी एंड 1 प्लस 2 क्या है a। हो गया ना a प्लस बी प्लस सी, इसी का हमने यूज यहाँ पे कर लिया, आंसर आ गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसको हमें सॉल्व करना है। हमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे अगर हमने लिखा a प्लस बी बाई सी ऐसा लिखते हैं, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो ऊपर आ जाएगा ए सी प्लस बी बाई सी। अब इसी को हम जल्दी जल्दी करेंगे, ए एंड सी को क्या करना है गुना करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें बी को ऐड कर देना है। जैसे अगर हमने लिखा 2 प्लस 3/5, तो 5 दूना 10 3 13, ये आ जाएगा 13/5, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर लिखा 5 प्लस 1/18, तो 18 25 90 1 91, ये आ जाएगा आपका 91/18। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। लिखा है 4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना है 2 दूना 4 और 1 5, ये आ गया 5/2। 1 है तो सीधे उल्टा हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा 3 प्लस 2/5, 5 से 15 2 17, ये कितना आ गया 17/5। 17/5 यहाँ से यहाँ तक आ गया है ना, उल्टा चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 5/17, 7 चौक 68 5 73, 73/17 आ गया है। तो सही आंसर आ गया 73/17, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ए है आपका 66। इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें एम का वैल्यू बताना है। नो सॉल्यूशन के केस में क्या है, जैसे ये दिया है आपका 3a प्लस 5b इक्वल टू कितना है 6, एंड इधर है आपका m माइनस 1 इंटू ए प्लस m प्लस 3 इंटू बी इक्वल टू 2a। तो जो नो सॉल्यूशन का कंडीशन है उसमें होता है कि जो x का कोफिशिएंट का रेशियो है, जो यहाँ पे आएगा 3/m माइनस 1, ये इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट के रेशियो के, तो 5/m प्लस 3, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए 6/2m के। ध्यान दिए नॉन इक्वालिटी भी जरूरी है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/m आ जाए। तो जो इक्वल है पहले हम वहां से सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3m प्लस 9 इक्वल टू 5m माइनस 5। यहां से देखेंगे 2m का वैल्यू कितना आ गया है 14, m का वैल्यू कितना आ गया है 7।
अब m का वैल्यू 7 पुट करके हमें चेक करना पड़ेगा कि जो लास्ट वाला है वो कहीं इक्वल तो नहीं हो रहा है। m का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला रेशियो देख लीजिए 5/10 जो कि आ गया 1/2। यहाँ पे देखेंगे 3/m मतलब ये आ गया 3/7 एंड 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/7, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई कर गया और आंसर आ जाएगा m इक्वल टू 7। ठीक है, ये चीज़ जरूर चेक करना है आपको लास्ट में कि कहीं ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हालांकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं दिया है, अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन देता तो हमें पता चल जाता कि m इक्वल टू 7 भी सॉल्यूशन में हो सकता है कि पॉसिबल ही ना हो। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 67 की। देखिए 67 क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, तो पहले गो में तो इसको स्किप कर देना। अब देखते हैं दिया क्या है। बोलता है कि फैमिली में 4 मेंबर्स है पी क्यू आर एंड एस, और ये चारों का चार कुछ पैसे कमाते हैं। 2011 में पी क्यू आर एस जो है वो टोटल इनकम जो इनका है वो क्या है, शेयर, मतलब टोटल इनकम जो फैमिली का है उसमें इनका शेयर है 25, 35, 10 एंड 30%। एंड वो 40% ऑफ टोटल इनकम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, तो बाकी का बचा सेव हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे P है, फिर Q है, फिर R है एंड S है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखेंगे कि 2012 में P का जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज किया, R का सैलरी 10% से डिक्रीज किया एंड S का सैलरी जो है 20% से डिक्रीज किया है। अब बताना है कि 2012 में वो परसेंट टोटल फैमिली इनकम का कितना परसेंट खर्चा करे कि टू सेव 5% मोर अमाउंट एज इन 2011, ताकि 2011 में जितने पैसे बचा रहे थे उससे 5% ज़्यादा ये 2012 में बचा। कोई बात नहीं, तो हम जो टोटल इनकम है ना 2011 का 2011, ये मान लेते हैं 1000 से। हमने ऐसा इसलिए माना है ताकि जो फर्दर इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें हमें डेसिमल देखने को ना मिले। तो P का 25% का मतलब P जो है अभी 250 लेके आ रहा है, Q जो है आपका 350, R जो है 100 एंड S का कंट्रीब्यूशन कितना है 300। सबका कंट्रीब्यूशन हो गया। ये जो हमने लिखा है 2011 की बात है। जब हम 2012 में जाएंगे तो 2012 में क्या सीन होगा, 2012 में देखिए जो क्या है आपका, अच्छा 2011 में जो एक्सपेंडिचर है इनका, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 40%, मतलब 400 एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग्स कितना है, बोलेंगे सेविंग 60% या बाकी जो है आपका 600। तो 2011 में ये 600 रुपये बचा रहे हैं आउट ऑफ 1000। अभी जो चेंजेस हुआ है उसमें है आपका पी का जो सैलरी है 20% से इंक्रीज हुआ है, तो 250 का 20% कितना हो जाएगा 50 से इंक्रीज है। क्यू का भी 20%, तो क्यू का 70 इंक्रीज हुआ है। आर का 10% डिक्रीज है तो -10, एस का 20% डिक्रीज है तो -60। इतना हो गया। तो जो नेट इनकम है वो कितना हो जाएगा, नेट इनकम कहाँ पे 2012 में ना, ये आपका हो गया है 70 चला गया, 50 रुपये ज़्यादा है तो 1050 नेट इनकम है। यहाँ पे सेविंग्स कितना होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2011 में जो सेविंग्स था इससे हमें 5% ज़्यादा सेव करना है, तो 600 का 5% कितना हो जाएगा 30, तो हमें 630 सेव करना है। तो आपको बताना है खर्चा कितना करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर बाई इनकम इंटू 100, यही करना है ना। तो 420 रुपये सेव कर खर्चा करना होगा आपका 1050 में से, गुना का 100 कर देंगे, गया गया 21 दूना 21 25, तो आंसर आ गया 40%। ठीक है, तो अभी भी इनको 40% ही सेव खर्चा करना पड़ेगा, और पहले भी 40% ही खर्चा कर रहे थे। तो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 68 में ए दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वैल्यू कितना है 5/4। तो अगर हम ऊपर नीचे x से डिवाइड करें तो x प्लस 1/x प्लस 1 आएगा, नीचे आएगा x प्लस 1/x माइनस 1, यानी इसका वैल्यू कितना रहा 5/4। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि इसका मतलब x प्लस, यहाँ से हम सीधे x प्लस 1/x का जो वैल्यू है इसको हम 9 बोल सकते हैं। तो 9 प्लस ऊपर 1 10 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, 10/8 को 5/4 कर सकते हैं। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 -2, तो आ गया आपका कितना 79। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी करने के लिए। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x का वैल्यू m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा
एम स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा m³ माइनस 3m। ये चीज़ें जो है बहुत फास्ट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। वहीं अगर हम x माइनस 1/x का वैल्यू मान लेते हैं p, तब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, p प्लस 2, और यही x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, p³ प्लस 3p। ये सारी चीज़ें इसको आप काफी हैंडी रखिए, काफ़ी काम आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको है कि 54 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस एंड 24 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है आपका 960, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक एंड 4 पेंसिल कितना होगा। हमें पता चल गया कि 54 बुक्स प्लस 24 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 960। आपको जो चाहिए वो चाहिए 9 बुक्स एंड 4 पेंसिल। देखिए ये तभी पॉसिबल है इसको सॉल्व करना जब एक ही मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। अगर ऊपर वाले इक्वेशन को हमने 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 160। समझ गया ना। चलिए 160 का ऑप्शन दिया है क्या, दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 70, इसमें सेक का वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू हमें निकालना है। सेक थीटा या जो भी है वो √2 है, इसका मतलब ये जो है 90 डिग्री माइनस β/2, इसका वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया है 90 डिग्री। साइन β/3, 90/3 कितना हो जाता है 60, 90/3 30 डिग्री ना, तो साइन 30 डिग्री होगा 1/2 एंड ये हो जाएगा आपका √3/2। अच्छा नहीं, एंड कॉस जो है आपका 2β/3, तो β/3 30 डिग्री था, उसका डबल करेंगे 60 डिग्री, ये भी हो गया 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें बोला है कि एक सेलर जो है वह डिस्काउंट देता है 12% अगर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय अ सिंगल कस्टमर है 3000 से कम। जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए, आपने अलग अलग सामान खरीदा एंड टोटल सामान का जो कीमत है, क्रैमुल का कीमत आपका, वो अगर 3000 से कम है तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, और 3000 से ज़्यादा होने पे आपको 18% का डिस्काउंट मिलेगा। हुआ क्या है कि एक शर्ट जिसकी कॉस्टिंग का मतलब कीमत 900 रुपये है, वह सोल्ड टू रिया आफ्टर अर्निंग अ मार्जिन ऑफ 9%। वह रिया को बेचा गया है लेकिन 9% मार्जिन के साथ। यहां पे हमें यह समझना है कि 9% मार्जिन का मतलब क्या होगा। देखिए 9% मार्जिन का मतलब होगा, ये जो दुकानदार है, अभी आपको समझना होगा कि ये जो 9% मार्जिन है इसका मतलब क्या है, या दुकानदार के पर्सपेक्टिव से होगा। तो फॉर शॉपकीपर के लिए एक कॉस्ट एंड सेल देखिए, अगर उसने 100 का कोई सामान खरीदा है, 9% मार्जिन का मतलब होगा वह 9 रुपए का प्रॉफिट लेगा और 109 में बेचेगा। आपको हमेशा समझना है कि जब क्वेश्चन में देख कि कॉस्टिंग 900 विथ अ मार्जिन ऑफ 9%, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा सामान खरीद रहा है, जो ग्राहक है, उसके लिए जो है कॉस्ट प्राइस 900 नहीं है। ये 900 दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है और इस पे वो 9% का प्रॉफिट लेगा। बस समझ में आ गया। चलिए, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगा किसके लिए, हाँ कस्टमर के लिए, कस्टमर कितना पे करेगा। देखिए 900 रुपए है और उसमें 9% मार्जिन है, तो इसके लिए इसे 981 देना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। जो दूसरा पार्ट है वो 2500 का है लेकिन इस पे 8% का मार्जिन है, मतलब 100 रुपए का सामान है लेकिन खरीदने वाले को 108 में बिकेगा क्योंकि 8% का इसे प्रॉफिट चाहिए। है कितने का, 2500 का, 2500 का 8% कितना हो जाता है, 2500 का 100, 200 ना, तो 25 2 27, तो यहाँ पे इसे 2700 पे करने पड़ते। ये टोटल पे करना पड़ता अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट ना होता तो, लेकिन डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितने परसेंट का आ रहा है, 18% का। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 3000 से ज़्यादा आ गया। 3000 से ज़्यादा के केस में 18% का डिस्काउंट था, तो इसे कितने में देने पड़ेंगे, 0.82। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 8 1 आ गया, 27 9 36, और इसको 0.82 से गुना करना पड़ेगा और ये मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 3681, और इसको हम 82 से करते हैं, 2 8 दूना 16, 72 1 73, 8 8 64, 48 अच्छे 54, और 24 एन 5
29। ठीक है, 2 हो गया, 8 6 14, 4 3 7 1 8। तो चलिए ठीक है, 8 तक सही है, 7 4 11 और 29 और 1 30। 3018.42 करके आंसर आ रहा है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो समझने वाली चीज थी वो यही थी कि मार्जिन का मतलब क्या है। अगर आपको मार्जिन का मतलब आइडिया नहीं लग रहा है तब क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, और ऐसे भी इस क्वेश्चन को पहले गो में स्किप ही करना था। आगे चलेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपका कि एक एलॉय है जिंक एंड गोल्ड का, रेशियो 3:5। दूसरा एलॉय है सेम एलिमेंट का जिसका रेशियो 7:8। इन दोनों एलॉय को किसी रेशियो में मिलाया गया और जो नया एलॉय बना है उसमें जो मिक्सचर है वो क्या है 5:7। तो हमें बताना किस रेशियो में मिलाया गया। सीधे सीधे ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है। पहले में देख लेते हैं, 3:5 है एंड दूसरे में कितना है आपका 7:8, और इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि 5/7 बन। तो आप किसी एक के रिस्पेक्ट में लगा लीजिए, जैसे हमने जिंक के रिस्पेक्ट में अगर लगाया है एलिगेशन, तो जिंक कितना है बोले कि पहले जो है ना उसमें 3/8 जिंक है, टोटल 8 है उसमें से 3 जिंक है। दूसरे में देखेंगे तो 7/15 है। ओवरऑल हमें चाहिए 5/12। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे, 12 15 एंड 8, इसका जो एलसीएम है कितना आ रहा है 120। तो क्यों ना हम 120 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ऐसे करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फ्रैक्शन में डील नहीं करना पड़ेगा। तो 15 28 से ना, तो 15 कितना आ गया है 45, और 15 28 से 8 साथ कितना आ गया 56, 12 दहा के 20 से तो ये कितना आ गया 10 25 50। बस, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6:5 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है। इसमें बोला है कि एक बोट जो है 20 मिनट्स लेता है एंड 35 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम रेस्पेक्टिवली। अगर बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। देख लीजिए, तो कोई डिस्टेंस डी है, बोले कि ठीक है डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस आ रहा है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो, जैसे जाने का स्पीड हो गया 12 प्लस एक्स, अगर मान लीजिए 12 प्लस एक्स है आपका क्या डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब जो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, तो जाने में जो टाइम लगा है उसको ऊपर लिखेंगे 35 मिनट्स, मतलब अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा है उसको लिखेंगे 35 मिनट्स ऊपर, एंड डाउनस्ट्रीम वाले को लिख लेंगे नीचे। तो 5 7 35, 5 चौका 20 यहाँ से आ जाएगा, तो बरसों का 48 प्लस 4x इक्वल टू बरसते 84 माइनस 7x। 11x का वैल्यू कितना आ गया है 36, 36 है, हाँ 36 ही है। हेंस x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 11 33 और फिर 11 दूना 22, 3.2 मतलब 3.3 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलेंगे आगे, इसमें आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें क्या बताना है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो बीपीएल में आ रहे हैं, सिटी बी एंड सिटी सी में, एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो आपका एपीएल के अंदर आ रहे हैं वो सिटी ए एंड सिटी डी। तो बी एंड सी में बीपीएल एंड ए एंड डी में हमें क्या चाहिए एपीएल। एपीएल का लाइन है ब्लू वाला एंड बीपीएल का लाइन है क्या आपका येलो वाला। तो हमें बीपीएल कितना चाहिए था बी एंड सी, तो बी में बीपीएल यहाँ पे आ गया एंड सी में बीपीएल आ गया है आपका यहाँ पे। तो हमें क्या ध्यान देना होगा कि ये जो दो बड़ा लाइन है जिसके बीच का गैप 20 है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया। तो हर एक पार्ट जो है या हर एक लाइन 4 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बी एंड सी में बीपीएल कितना आ रहा है देखिए, यहाँ से ऊपर से एक कम नीचे है मतलब 96 आ गया, एंड सी में कितना है नीचे से 2 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा 48, 40 और 8 48 हो गया। फिर आपको चाहिए ए एंड डी में एपीएल। ए में एपीएल कितना है 60 से एक नीचे है तो आपका 56 हो जाएगा, एंड ए के साथ क्या था डी ना, डी में पूरा का पूरा कितना है 100 है। ठीक, चलिए ये हो गया है। हाँ, तो फिर ऊपर कितना आ जाएगा 8 अच्छे 14 और 9 4 13 1 14 144, नीचे आ गया है 156। इसके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 यूनिट्स का। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले पेज पे चलेंगे, इस अगले क्वेश्चन पे। इसमें एक इंसान जो है वह 6400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लेता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 19% की रेट से 5 साल में उसे कितना पे करना पड़ेगा।
तो देख लीजिए 19 इंटू 5 कितना हो गया 95%, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि 6400 तो प्रिंसिपल है और इसका 195% इसे पे करना पड़ेगा, है ना। तो 195% गया गया, तो 195 को 64 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 5 का 20, 76 2 78, 6 पचे 30 और 114, 114 और 117 हो गया। तो 0 हो गया, 8 हो गया, 7 7 14 11 1 12, 12 4 8 0 आ रहा है क्या, 12 4 8 0, हाँ ऐसा ऑप्शन है। ठीक, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसी के साथ पेपर का सोल्यूशन होता है समाप्त। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।